नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद द कंसाइनी बेटा। तो हम यहाँ पे अब सीखने जा रहे हैं कि जो कंसाइनी के पास क्लोजिंग स्टॉक बचा रह गया, जितने गुड्स वो नहीं बेच पाया, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है। हम सीख चुके हैं कि आपके पास क्या चैप्टर का रेलिवेंस आ रहा है। हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सीखा, वहां पे एक चीज आती थी बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, पर अभी तक जो एग्जांपल करे और जो सीखा उसमें अभी तक उसकी वैल्यूएशन के बारे में बात नहीं हुई कि वो निकालना कैसे। हम वो सीखने जा रहे हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा तो बेटा उसको वैल्यू कैसे करना है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जितने गुड्स कंसाइनी आगे नहीं बेच पाया उसे दिखाना कैसे कंसाइनमेंट अकाउंट में, साथ में लास्ट में लिख दिया जाएगा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, जो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में देखा था। तो मेन चीज जो आती है वो आती है उसको वैल्यू किस पे किया जाएगा। तो बेटा जो जनरल प्रिंसिपल है क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने का, जो प्रिंसिपल है वो आपके पास होता है स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए, हम वैसे तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का एक अलग से पूरा चैप्टर करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, पर यहां पे मैं फिर भी आपके पास बताने जा रहा हूं बेटा लोअर का प्रिंसिपल है बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। हमारी जो इंडियन अकाउंटिंग है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये क्या होता है सर? ये होता है कि वी प्रोवाइड फॉर ऑल दी पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट रिकॉग्नाइज द गेन्स। तो हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए जो आपकी कॉस्ट है वो 100 रुपए है, मान लीजिए सिर्फ, और आपकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, अभी समझाऊंगा कि वो मार्केट प्राइस है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या वर्ड है। सो कॉस्ट 100 है और मार्केट प्राइस 120 है, तो आपने बेटा क्लोजिंग स्टॉक को ना 100 पे दिखाना है। क्यों दिखाना है 100 पे? क्योंकि आपको उसको बेचने में 20 का प्रॉफिट होगा, आप बेचोगे तो उसे अगले साल। तो अभी उसको 120 पे दिखा दिया अगर, तो प्रॉफिट तो इसी साल बढ़ जाएगा ना आपका। तो ऐसा नहीं करना। पर अगर आपकी उसकी मार्केट वैल्यू जो एनआरवी है वो 90 है, मान लीजिए वो 90 है, कॉस्ट 100 है, तो उस केस के अंदर उसे 90 पे दिखाएंगे। उस केस में 90 पे दिखाएंगे। 90 पे दिखाने से आपका प्रॉफिट 10 रुपीज से कम हो जाएगा, तो आपने लॉस इसी साल बुक कर लिया। अब अगले साल क्या होगा? इस साल क्लोजिंग स्टॉक 90 दिखाओगे लोअर की वजह से, अगले साल ओपनिंग स्टॉक 90 आएगा, बेचोगे 90 पे, तो अगले साल नहीं हो रहा रिकॉर्ड लॉस जो है वो इसी साल हो गया। तभी तो हमारी सारी अकाउंटिंग इस पे बेस्ड है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रोवाइड फॉर दी लॉस। हम लॉस प्रोवाइड कर देते अगर हमें लगता है, बट गेन तभी होगा जब आपके पास, हम रिकॉर्ड करने की बात की, जब एक्चुअली में गेन होगा तभी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसलिए प्रिंसिपल क्या बना है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर बेटा। ना मेरे को आपको यहाँ पे दोनों चीजें समझानी है, व्हाट एग्जैक्टली इज कॉस्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हम यहाँ पे अपने पास जो लेते हैं वो हम कहते हैं, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बेटा कॉस्ट को लेके। तो कॉस्ट के अंदर हम यहाँ पे ये कहते हैं, हम सबसे पहले लेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की कॉस्ट, कंसाइनर के खर्चे और कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे। सर ये क्या चीज़ है, एक बार बताइए आप हमें डिटेल में। बेटा मैं आपके सामने एक छोटा सा पहले ना एक एग्जांपल लेता हूँ पहले, तो फिर मैं सलमान विराट वाले से हम सीखेंगे, पर मैं आपसे हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके चलता हूँ, ये सिर्फ आपने मेरे साथ समझनी है। मान लीजिए कि ओपनिंग स्टॉक आपके पास एंटिटी के पास कुछ नहीं है, हम एक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट से, तो ये नील है। आपने इस साल में परचेजेस करी, आपने जो परचेजेस करी मान लीजिए 10,000 पीसीज खरीदे और वो खरीदे 50 पे, तो बेटा कितने की परचेज होगी? 5 लाख की। देन आपके कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आप कंसीडर कर सकते हैं कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वेजेस वगैरह का खर्चा लगा, और मैं उसे पर यूनिट ही बोल देता हूँ। मान लीजिए वो 10,000 यूनिट्स के ऊपर लगा आपका 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो वो लगा 1 लाख। ठीक है बेटा। देन हमारे कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, यहाँ दिखा देता हूँ फिर, ताकि हमारे पास नीचे में आपको ट्रेडिंग पीएनएल बना के बताऊंगा और फिर लॉजिक को समझेंगे। मान लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास है जी कमीशन, एडवर्टीजमेंट और सारे इनडायरेक्ट खर्चे, ये सारे खर्चे लगे आपके। ये खर्चे मान लेते हैं हम आपके लगे जी 50,000 के, और आपने जो सेल्स करी इस साल में वो टोटल में 8,000 यूनिट्स की करी एट द रेट ऑफ 150। तो 8,000 इंटू 150, ये आपकी बनी 12 लाख। मुझे आपने इस इंफॉर्मेशन से ना ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना के बताना। तो आप जरा सोचेंगे और मुझे बताएंगे सर ट्रेडिंग पीएनएल कैसे बनेगा। तो हम सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। सर आप कंसाइनमेंट पढ़ा रहे थे, आप कहाँ पहुँच गए? बेटा ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे
तब तक आपको जो मैं ये टॉपिक समझाने जा रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आपके पास बना रहा हूँ मैं, या आपको वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन से एक के लिए बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, मैं सीधा ही परचेजेस दिखा देता हूँ। परचेजेज है बेटा कितने की, 5 लाख की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो है सर, हाँ वो भी डालेंगे बेटा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 1 लाख के हैं। सेल्स भी है सर, सेल्स भी दिखा देते बेटा। तो सेल्स हमने दिखा दी कितनी, 12 लाख की। क्या क्लोजिंग स्टॉक आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, क्योंकि 10,000 पीस खरीदे थे, बेचे 8,000 है, तो 2,000 पीस का आएगा, ठीक है ना। और ये करने के बाद आपका क्या आएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अभी मैंने वैल्यू नहीं डाली, सिर्फ खाली छोड़ दिया, बैलेंसिंग फिगर। आपका ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो जाएगा। फिर आप यहां लिखते हैं बेटा ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना, जो वैल्यू आएगी, अभी आई नहीं हमारी, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये दे दिए बेटा 50,000 के। और सब करने के बाद बेटा क्या आ जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा। सर ये तो हम बहुत पहले पढ़ा करते थे अपने पास, तो ये आपने बिल्कुल सही बनाया है फॉर्मेट ट्रेडिंग पीएनएल का। ओके, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे ये सोच के बताएंगे कि जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसके लिए पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। पर यूनिट कॉस्ट कितनी है बेटा, क्या मेरी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो यहाँ पे 50 रुपये आएगी, मैं लिख डालूँ यहाँ पे 50 रुपये और दिखा दूँ इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास 1 लाख, क्या ऐसा होगा। क्योंकि ये पता है सवाल आपके सामने इसलिए आज तक नहीं आया क्योंकि आज तक आपको सिर्फ इतना सिखाया गया कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर लेस, और आपको ना कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों निकाल के दी होती थी, आज तक आपने कभी खुद नहीं निकाली। और मैं यहाँ पे आपको ये बताने जा रहा हूँ कि निकलती कैसे है कॉस्ट वगैरह, पता कैसे चलता है बेटा। तो यहाँ पे जो कॉस्ट के अंदर लेंगे, आप कहेंगे सर हमने खरीदे तो 5 लाख में और हर यूनिट जो है 50 रुपये का पड़ा है, पर बेटा मुझे ये बताएंगे कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी तो खर्चा लगा था ना 10 रुपये पर यूनिट, ये भी तो इन 10,000 पीस पे लगा था, तो क्या ये भी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल ये भी पार्ट है। तो हम इसको यहाँ पे कितना लेंगे बेटा, 60 रुपीज़ लेंगे, हम यहाँ पे इसको 60 रुपीज़ लेंगे एज दी कॉस्ट जो आपके पास है, क्योंकि कॉस्ट डज नॉट मीन ओनली परचेज कॉस्ट। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आने का भाड़ा लगा, जो वेजीज है, कैरेज इनवर्ड, ये सारे खर्चे भी क्या है, गुड्स को खरीदने से रिलेटेड है। जो डायरेक्ट खर्चे आपके पास है, जो डायरेक्ट खर्चे आपके पास जल गए ट्रेडिंग अकाउंट में, वो यानी कि आपकी कॉस्ट का पार्ट बन रहे हैं, वो यानी कि आपकी कॉस्ट का पार्ट बन रहे हैं। तो आपके पास बेटा प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, बेसिकली पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना निकल के आ गया, 1,20,000, और फिर आप प्रॉफिट अपना निकाल लेंगे तो प्रॉफिट आपका बन गया 12 लाख प्लस 120 माइनस 6 लाख विच इज 720। और पता है 720 को आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते थे। आपके पर यूनिट कॉस्ट 60 थी और आपने बेचा 150 पे, तो 90 का प्रॉफिट, और आपने बेचे कितने, 8,000 यूनिट, तो 90 इंटू 8,000 करेंगे तो भी आ जाएगा। और ये आया 720, और ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया 6,70,000। बेटा मैं आपसे एक अगर चीज कहूं, मान लो, चलो मान लो कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, जो आज तक दिया होता था ना अब तक, जब भी आपने फाइनल अकाउंट्स किए, जब भी आप नॉर्मल तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, आप ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पीएनएल में क्यों डालते हैं। सर ये क्या आपने सवाल पूछ लिया, हमारे को तो आज तक यही बताया गया डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पीएल में। सर उससे ना जीपी पे फर्क पड़ जाएगा, बेटा जीपी तो एक बड़ी बेसिक चीज है, क्या नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा वहां पे। अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में डाल दूं, डायरेक्ट एक्सपेंस को पीएल में डाल दूं, क्या नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, सर नहीं पड़ेगा, क्योंकि खर्चे वाली साइड में डाल दी, नेट प्रॉफिट पे नहीं पड़ेगा, जीपी पे पड़ जाएगा, एक बार के लिए जीपी पे पड़ जाएगा। और बेटा मेन कारण इसका पता है क्या है, क्योंकि आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग में डाल रहे हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग में डाल रहे हैं,
यानी कि वो कॉस्ट का पार्ट बन रहे हैं, वो कॉस्ट का पार्ट बन रहे हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होते हैं। यही तभी तो फॉर्मेट बना है आपके पास ये ट्रेडिंग पे। क्यों खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस करके ट्रेडिंग में जा रहे, क्यों खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ रहे? अगर एनपी पे फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, पड़ेगा फर्क। अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस को पीएनएल में ले जाओगे फिर तो आप कॉस्ट को 50 लोगे, आपका पास क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। क्यों डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग में डाला जाता है, मेरा सवाल है। क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एलिमेंट, जो आपके पास प्रोडक्ट है जो बचा हुआ है तो उसका कॉस्ट का हिस्सा है, तभी तो उसे ट्रेडिंग में डालते हैं, उससे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं आ रहा, वो पीएनएल में खर्चा डल रहा है, जो मेन कारण है। आप अगर बोलेंगे सर नेट प्रॉफिट सेम रहेगा, तो बेटा बिल्कुल गलत बात है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में डल रहे हैं, वो कॉस्ट का पार्ट बन रहे हैं, उससे फर्क पड़ रहा है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल में आते हैं। अब हमारे पास सवाल ये उठा, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। यहां तक आपको बात कुछ हद तक समझ आ गई होगी मेरी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में क्यों डलते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल में क्यों डलते हैं। जो फॉर्मेट बना है बिकॉज ऑफ, जब आप अकाउंटिंग स्टैंड वगैरह पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी चीजें कॉस्ट का पार्ट है। फॉर्मेट ही सारा उस पर बेस्ड है बेटा, क्योंकि वो अगर ट्रेडिंग में डल रहे हैं तो वो कॉस्ट का पार्ट बन रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल में डल रहे हैं, वो कॉस्ट के पार्ट में कंसीडर नहीं होते हैं बेटा, ठीक है ना। अब मेरा अगला सवाल आपसे आता है कि हम जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, क्या वो ट्रेडिंग है कि वो पीएनएल है कि कंबाइंड है? बेटा मैंने कहा था वो तो कंबाइंड है, सारे खर्चे डल रहे हैं। तो हम सेग्रीगेट कैसे करेंगे, क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक बचा रह जाएगा कुछ कंसाइनी के पास, हमारे विराट के पास। तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें कॉस्ट के अंदर ली जाएगी। जो बचा हुआ स्टॉक है, जो उसकी कॉस्ट निकालनी है, उसमें कौन कौन सी चीजें ली जाएगी। तो हम इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है, जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, जो बेसिक कॉस्ट है वो तो आपके पास आएगी आएगी, जो गुड्स की मेन कॉस्ट है वो तो आएगी आएगी, जो हम टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखते हैं वो तो है ही। प्लस साथ में जो डायरेक्ट खर्चे लग रहे हैं, डायरेक्ट खर्चे कौन से? एक बड़ा आसान सा तरीका आ गया, जितने खर्चे कंसाइनी के प्रीमिसेस में पहुंचने से पहले लगा खर्चा, वो सारा डायरेक्ट खर्चा है। हम क्योंकि ये बोलते हैं जो खर्चा उस गुड्स को उसकी लोकेशन कंडीशन तक लाने के लिए लगा, वो डायरेक्ट खर्चा। तो इसमें कौन कौन से खर्चे आ गए बेटा? कंसाइनर के तो सारे ही खर्चे आ गए, एक छोटी सी एक्सेप्शन है वो भी बता दूंगा, इसलिए मैंने वैसे ऑल ही लिख दिया। कंसाइनर के खर्चे कौन से हैं? जो गुड्स को लोड आपके पास कराया, रस्ते की फ्रेट दे दी, रस्ते की इंश्योरेंस दे दी, आपके पास वो सारे खर्चे, पैकिंग वगैरह कराई। और कंसाइनी के भी मैंने लिखा है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब पता है क्या है? डायरेक्ट खर्चे। और इन्हें हम एक तरीके से पता है क्या बोलते हैं वैसे, नॉन रेकरिंग है जो बार बार नहीं लग रहे, इन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी वर्ड बोलते हैं। और इन्हें सिंपली परिभाषा में क्या बोलते हैं? जो खर्चे गोडाउन में पहुंचने से पहले तक लगे, रस्ते के हो गए, गोडाउन में पहुंचने से पहले तक के लगे, फ्रेट का खर्चा, कैरेज का खर्चा है, गोडाउन आने का भाड़ा है, अगर इसने पे किया है। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय बेटा होती है चुंगी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक लोकेशन दूसरी लोकेशन के बीच में पहले तो लगा करती थी, अब आपके पास कुछ स्टेट्स में नहीं होती है, ये आपके पास है। क्लियरिंग चार्जेस, रेलवे वगैरह से स्टॉक भेजा, वहां पे उनको क्लियरिंग वगैरह के चार्जेस दिए, तो उन्होंने आपको स्टॉक आपका हैंड ओवर कर दिया, तो वो आपके पास क्लियरिंग चार्जेस है, वो गोडाउन में पहुंचने से तो पहले तक का है। रस्ते की इंश्योरेंस और अनलोडिंग वगैरह का खर्चा, सिंपली गोडाउन में पहुंचने तक का आपका सारा खर्चा जो है वो लिया जाएगा। इन्हें बोल देते नॉन रेकरिंग, तभी ऊपर लिखा है ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड टिल द गुड्स रीच द प्रीमिसेस ऑफ द कंसाइनी मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। पर क्या हम कंसाइनी को सिर्फ इन्हीं खर्चों की रीइंबर्समेंट करते? नहीं बेटा, कंसाइनी तो गोडाउन का किराया पे कर रहा होगा, वो गोडाउन की इंश्योरेंस पे कर रहा होगा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा होगा, ये भी तो सारे खर्चे वो कर रहा है। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि हम उसके उसके खर्चे की रीइंबर्समेंट नहीं देंगे, हम टू कंसाइनी ही डालेंगे सारे खर्चों का। पर बेटा मैं क्या समझा रहा हूं कि कॉस्ट में क्या क्या लेना है? कॉस्ट में लेने सिर्फ डायरेक्ट खर्च, कॉस्ट में लेने सिर्फ डायरेक्ट खर्चे। तो रेकरिंग और इनडायरेक्ट खर्चे कौन से हैं जो कॉस्ट का पार्ट नहीं है? गोडाउन का किराया, गोडाउन की इंश्योरेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, और कोई भी आप क्या सोच सकते हैं। ये सारे खर्चे मैं सिंपली बोलूं, जो खर्चे पीएनएल में डाल देते हो ना, वो इनडायरेक्ट खर्चे, और वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं आ रहा। और जो खर्चे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहे हैं परचेज कॉस्ट के अलावा, वो डायरेक्ट खर्चे आपके पास जो आप बोलते हो। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट खर्चे कौन से हैं? जो भी खर्चा गोडाउन में पहुंचने से पहले तक लगा बेटा, तो वो खर्चे हमने अपने पास लेने हैं, वो खर्चे हमने अपने पास लेने हैं, ठीक है ना। एक छोटी सी चीज है यहाँ पे, अभी और चीज बताता हूँ। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है बेटा? एनआरवी आपके पास सिंपली होती है, एनआरवी से शॉर्ट में बोल देते हैं, विच इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस
या आप मार्केट प्राइस जिसे बोल देते हैं कि भाई गुड्स कितने बिकेंगे, माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, भाई बेचने में जो खर्चा लगेगा। तो हमें अपने लेवल पे इस चीज को याद रखना है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है, कितने बिकेगा। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट में 200 में बिकना है, उसका मार्केट प्राइस 200 है, पर उसको बेचने पे ना 5 रुपए का मुझे एजेंट वगैरह को कमीशन देनी पड़ेगी, तो मेरी जेब में नेट कितना आएगा 195। तो मेरे लिए एनआरबी 195 है। आपके किसी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में ऐसा होता नहीं है, बट वैसे हमें पता होना चाहिए कि आपके पास आपने सिंपली क्या लेना है। आप तो अपने लेवल पे अभी के लिए, आप अपने लेवल पे अभी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अपने लेवल पे अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस को ले लेना है। आपने अपने लेवल पे कंसीडर करने के लिए किसको लेना है, मार्केट प्राइस को लेना है। वैसे एनआरवी के अंदर ये चीजें आती है, ठीक है ना। नाउ हम अपने पास कुछ और पॉइंट्स को पढ़ते हैं बिफोर मैं क्वेश्चन पे चलूं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है इनडायरेक्ट खर्चे अगर कंसाइनर इंकर कर रहा है। बहुत रेयर केस और एक ही एग्जांपल बनता है जो मैंने स्टार्टिंग बताया था। अगर बेटा इसको बिल मिला था एडवांस के तौर पे और बिल इसने डिस्काउंट कराया कंसाइनर, तो वो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, मैंने कहा था वो डिस्काउंटिंग चार्जेस को चाहे कंसाइनमेंट अकाउंट में भेजो चाहे पीएनएल में भेज दो उसके डायरेक्टली। तो अगर आप बाई चांस उसे कंसाइनमेंट अकाउंट में भेज रहे हो, बाई चांस, तो पीएल में सीधा भेज दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखेगा ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अगर उसे भेज रहे हो तो वो डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉर्मल कोर्स में पीएल में भेजते हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट में तो नहीं डालते, तो वो खर्चा नहीं आएगा। तो डिस्काउंट ऑन बीआर नॉट रिलेटेड टू द सेंडिंग द गुड शुड नॉट बी कंसीडर्ड इन स्टॉक वैल्यू। तभी वैसे वर्ड ऑल लिखा है, एक्सेप्शन एक छोटी सी आगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंट चार्जेस जो बीआर का आपका बनता है वो रेयरेस्ट केस में आपको कभी दिखेगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर द गुड्स हैव रीच्ड द गोडाउन शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। वो तो ऊपर ही बता दिया, वो तो इनडायरेक्ट खर्चे है। कमीशन जो कंसाइनी को देनी है, जो बैड डेट्स है वो नहीं आएंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट खर्चे आपके पास है। ये इनडायरेक्ट खर्चे है जो कमीशन है, बैड डेट्स, ये हम ये नहीं कह रहे कि कमीशन के उसे बेटा पैसे नहीं देंगे। मैंने एक बार भी नहीं बोला। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि कॉस्ट का पार्ट नहीं लेंगे जब हम स्टॉक को वैल्यू करेंगे, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी आपके लिए, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, हमेशा बोलते कि जो सारे खर्चे कंसाइनर ने करे वो तो आएंगे, वो तो बेटा वैसे भी आएंगे, वो डायरेक्ट ही है। एक्सेप्शन एक थी बस, डिस्काउंटिंग चार्जेस जो थे। तो वैसे नॉर्मल कोर्स में कंसाइनर के सारे खर्चे हमेशा डायरेक्ट है, और जो कंसाइनी के खर्चे है वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, वो इनडायरेक्ट मानते हैं। मान लीजिए, पता क्यों कह रहा हूं, देखिए बेटा अगर तो खर्चों का ना नाम बताएगा, भाई लिख दिया ऑक्ट्रॉय, क्लियरिंग चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह सारे बता दिए, फिर तो आपको पता है कौन से डायरेक्ट है कौन से इनडायरेक्ट है। मैं ये बता रहा हूं, आपको सिंपली लिखा कंसाइनी एक्सपेंसेस 5000 और कंसाइनर एक्सपेंसेस 10,000। तो बेटा कंसाइनर के तो आने, वो नाम में भी देता है और वैसे भी वो आएंगी, वो तो डायरेक्ट ही है, एक छोड़ के जो वैसे मैंने कहा डिस्काउंटिंग है। पर कंसाइनी के अगर खर्चे सिर्फ लिख दिया मान लीजिए 5000 और बताया नहीं किस चीज का है, तो हम ये एजम्पशन लेते हैं कि वो इनडायरेक्ट है। वो एजम्पशन लेते हैं क्योंकि उसने बताया नहीं कौन से नेचर का खर्चा है, तो मैं इनडायरेक्ट मानता हूँ। ये आपके पास पॉइंट आ रहा है। बेटा ये मत कह देना कि उसको लिखना पड़ेगा कि क्लियरिंग चार्जेस डायरेक्ट है। क्लियरिंग चार्जेस ऑब्वियसली डायरेक्ट है, वो आपके पास नॉन रेकरिंग की लिस्ट में आ रहा है। तो जो खर्चे नॉन रेकरिंग की लिस्ट में आ रहे हैं, डायरेक्ट की लिस्ट में आ रहे हैं, वो तो है। मैं ये तब कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ये ना बताए कि नेचर क्या खर्चे और सिंपली लिख दे टोटल कंसाइनी के खर्चे 5000 है, तो हम उसे जनरली क्या मानते हैं, इनडायरेक्ट मानते हैं और उसे कंसीडर नहीं करते। ये मैं पॉइंट बता रहा हूं। अब आपके पास हम फिर से पहुंच जाते हैं अपने उसी एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल 4 है, पर क्या है, इन एग्जाम्पल 1 मान लीजिए कि सिर्फ 3/4 गुड्स ही विराट ने बेचे। कितने बेचे, 3/4 गुड्स ही विराट ने आपके पास सेल करे। तो हमारा जो एग्जाम्पल था हम उस पर चलते हैं बेटा। तो हमारा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से था, 1 अप्रैल को सलमान ने भेजे थे 1000 बॉक्सेस टी के विराट को। हर बॉक्स की कॉस्ट 500 थी। सलमान ने रेलवे फ्रेट पे करा था 1000, पैकेजिंग का खर्चा 2000 और एडवांस भेजा था 15000। 30 सितंबर को जब उसने अकाउंट सेल दी उसने कहा था सारे बॉक्सेस, हमारे एग्जाम्पल में बस ये ऑल की बजाय क्या आ गया, 3/4 बॉक्सेस बिके। कितने बेचे, 800 में। खर्चा कितना करा जी, कैरेज क्लियरिंग का जो विराट ने किया 500, गोडाउन का किराया 3500, सेलिंग खर्चे 1000 और कमीशन है 5% ऑफ सेल्स। ये आपको पता है। कंसाइनमेंट अकाउंट और विराट का अकाउंट हमने यहाँ पे बनाना है इन द बुक्स ऑफ सलमान। ये आपके पास, हम सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट मेन बनाने की आपके पास बात करते हैं, ठीक है ना। नो यहाँ पे जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट अब बनाएंगे मेरे साथ साथ, ये हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीख रहे बेटे, इसलिए मैं ना प्रॉपर फॉर्मेट जैसे पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह भी नहीं लिखता आपके पास।
जब हम करते हैं अपने पास फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके, तो वहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट ही हम अपने पास बनाते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा क्या आया, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये कितने थे आपके पास, 1000 बॉक्सेस 500 के हिसाब से तो कितना बन गया था, 5 लाख। देन टू बैंक, जो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने किए, एक था रेलवे फ्रेट 1000 और पैकेजिंग 2000। वैल्यूज डायरेक्टली डाल रहा हूँ, इनर कॉलम में अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि पहले भी कर चुके हैं। फिर टू विराट, जो उसके एक्सपेंसेस है, चाहे हम यहाँ पे नाम लिख देते। एक है जी कैरेज एंड क्लियरिंग का कितना था, 500। मैंने सिर्फ कैरेज करके लिख दिया आपके पास, या आपके पास बता देते हैं, चलो। कैरेज एंड क्लियरिंग 500। देन आपके पास बेटा है रेंट, कितना है, 3500। और सेलिंग 1000। तो टोटल कितना हो गया, 5000। फिर आपके पास आया बाय विराट, जो सेल्स का है, तो पैसे लेने हैं। आपके यहाँ पे पूरे 1000 बॉक्सेस बेचे बेटा, नहीं, मेन मेरा यही पार्ट है। यहाँ पे हमने बेचे 3/4, तो 1000 का 3/4 मतलब 750 बॉक्सेस को बेचा गया। और कितने बेचा, 800 में। तो 1000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 750 बॉक्सेस, और 800 में हर बॉक्स को बेचा, तो कितना बन गया, 6 लाख। फिर आपके पास आया टू विराट, कमीशन। अब बेटा जो कमीशन के दोगे, ये पिछली बार ना 8 लाख का आपने 5% करा था, सेल के ऊपर है ना, 5% ऑफ सेल। पर यहाँ भी बेचा तो ना पूरा स्टॉक, तो कितने भी आएगा, 6 लाख भी आएगा ना। और मैं एग्जांपल 1 में ले रहा हूँ, इसमें मैं डेल क्रेडिटर वगैरह बैड डेट्स का कुछ पॉइंट नहीं है, नॉर्मल वाला केस की बात करें। तो 6 लाख का 5% कितना बना, 30,000 बनी कमीशन। क्या प्रॉफिट निकाल दोगे, नहीं। मेन पॉइंट तो रही, क्या मेन पॉइंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक आपके पास यहाँ पे आएगा। और हम इसे अपने पास निकालने की बात करेंगे कि कैसे आएगा। सो उसके लिए हम यहाँ पे अपने पास, आप साइड वगैरह वर्किंग नोट वगैरह बना लेंगे। तो मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ यहाँ पे स्टॉक को लेके। तो बेटा 1/4 स्टॉक बचा है, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिंपली आप एक ना छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं। एक मैंने लिखा यूनिट्स, और एक मैंने लिखा अमाउंट। गुड्स सेंट बेसिक कॉस्ट है 1000 बॉक्सेस, और इसकी कॉस्ट कितनी, 5 लाख, प्लस कंसाइनर के खर्चे। कंसाइनर के तो सारे ही खर्चे आएंगे, डायरेक्ट है, जो कि रेलवे फ्रेट पैकिंग वगैरह, उसमें सोचने की बात ही नहीं, वो डायरेक्ट है। कितने हैं टोटल, 3000। प्लस कंसाइनी के सिर्फ लेने हैं नॉन रेकरिंग, तो मुझे बताएंगे यहाँ पे कौन से खर्चों को लिया जाएगा। बेटा 3 खर्चे, कैरेज क्लियरिंग, गोडाउन रेंट, और सेलिंग एक्सपेंसेस। तो कौन सा खर्चा है, कैरेज एंड क्लियरिंग, बिल्कुल सही आपके पास। जो रास्ते का लग रहा है आपके पास, तो वो है कैरेज एंड क्लियरिंग, जो गोडाउन में पहुंचने से पहले लगा। ये लिखने की ब्रैकेट में जरूरत नहीं, पर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया। तो कितना अमाउंट था बेटा इसका, 500। तो यहाँ पर यानी कि हम कह रहे हैं कि 1000 यूनिट्स की जो टोटल कॉस्ट है वो है 503500। तो अगर 1000 यूनिट की कॉस्ट 503500 है, तो स्टॉक में मेरे पास कितने यूनिट बचे बेटा, 1/4, दैट इज 250। तो अमाउंट आ गया आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आगे निकल की 503500। अगर 1000 की कॉस्ट है,
तो 250 की कितनी हुई, 1/4 की, तो वो आपके पास आ गया 503,500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 250, दैट इज 125,875, 125,875 आपके पास आ जाएगा, जो कि क्लोजिंग स्टॉक की आपके पास कॉस्ट आ गई। यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया था नहीं, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, मैं सिंपली अपने पास इसे ही दिखा दूंगा 125,875, और आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा जैसे मैंने पहले ही बोला था, हमारा जो ये बेटा क्वेश्चन है, हम सीधा ही अपने पास कंबाइंड में ट्रेडिंग पीएनएल है ना, तभी तो मैंने इसका नाम कंबाइंड ट्रेडिंग पीएनएल बोला। तो नेट प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर आई ट्रांसफर टू पीएनएल जो हो जाता है वो आएगा 187,875। हमने ये थोड़ी ना कहा, फिर से बोलूंगा वही, तभी तो ये कंबाइंड है, तो यहाँ कंफ्यूजन ना है आपको कि सर रेंट सेलिंग एक्सपेंसेस कमीशन को भी ले लेंगे कॉस्ट में, नहीं, ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं, ये पीएनएल में जाने वाले आइटम्स है, जो डायरेक्ट खर्चे जो है, और डायरेक्ट कहाँ पे कौन से लेने हैं, जो गोडाउन में पहुंचने से पहले तक का खर्चा आपके पास लगा, गोडाउन में पहुंचने से पहले तक का, तो गुड्स की मेन कॉस्ट तो है ही, कंसाइनर के सारे खर्चे लेने, और कंसाइनी के सिर्फ नॉन रेकरिंग लेने, जो कि कौन सा था, कैरेज एंड क्लियरिंग, वो आपके पास खर्चा था। तो आपके पास तभी हम दे रहे हैं उसको सारे खर्चों के पैसे, जो कंसाइनी के अकाउंट में तो पूरा 5,000 देना है, 30,000 देना है, वो वही आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक के समय जो लेने हैं वो कौन सी चीजें लेनी है बेटा, आपके पास ये 3 चीजें लेनी है, ठीक है ना। अभी अगला एग्जांपल भी कराता हूँ, फिर रिवाइज करा दूंगा एक बार लास्ट में। इन एग्जांपल 1 मान लीजिए कि वो 3/4 गुड्स आपके पास बिके हैं, विराट ने बेचे, ऊपर था, एंड मार्केट प्राइस भी हर बॉक्स का 480 है, मतलब कि आपके पास जो एनआरवी लेनी है 480 लेनी है। अब हमारे पास बेटा उसके हिसाब से जो मार्केट वैल्यू गुड्स की आ रही है, हमारे पास कितने बॉक्सेस बचे थे, 250 इंटू 480, तो 250 इंटू 480 कितना बना, 1,20,000, और कॉस्ट कितनी है, हमने निकाली 125,875, तो हम वैल्यू कितनी लेंगे अब इस केस में, लोअर, दैट इज 120, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्या, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिजर्व वैल्यू दैट इज मार्केट प्राइस तो हमने 120 लेना है, तो ऑब्वियसली आप अगर 120 लेंगे ऊपर वाले में तो उतने आपके पास लोअर करने से उतने अमाउंट से आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। मेन मेरा मकसद ये था, देखो पिछले में तो बताया नहीं था मार्केट प्राइस, तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस फिर ज्यादा ही है, जब बताया नहीं तो, जब बता दिया तो लोअर मैंने लगाना है, और लोअर का प्रिंसिपल किस बेस पे आया, ऑन द बेस ऑफ कंजर्वेटिज्म, कि हमने इसी साल उस एस्टिमेटेड लॉस को बुक कर लिया जो अगले साल होना था, तो लॉस है तो अभी प्रोवाइड फॉर कर दिया एक तरीके से कम पे दिखा के, तो अभी ऑब्वियसली प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। पर अगर यही मार्केट वैल्यू आपकी 125,875 से ज्यादा होती, मान लीजिए 1,30,000 होती, तो मैं 125,875 पे दिखाऊंगा, ये अगले साल जब बेचूंगा तब प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे जब होगा, ठीक है ना। वही रियलाइजेशन कंसेप्ट, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म जो हम बोलते हैं, वो यही चीज यहाँ पे आपके सामने आ रही है बेटा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था, बड़ा आसान था, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा रहेगा उसको जो दिखाना है, उसका मेन प्रिंसिपल क्या है, मूल मंत्र जो मैं बोलूंगा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, दैट इज ऑन द बेस ऑफ कंजर्वेटिज्म। बट कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज आएगी, मेन कॉस्ट है, दैट इज गुड्स एंड की कॉस्ट, कंसाइनर के सारे खर्चे, एक छोटी सी एक्सेप्शन है, अगर डिस्काउंट ऑन जो आपका बीआर है वो भी अगर आप कंसाइनमेंट में डालते तो वो नहीं आएगा, वैसे आप हमेशा ऑन। कंसाइनी की सिर्फ कौन से, नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग मतलब जो गोडाउन में पहुंचने से पहले लगे, रस्ते का फ्रेट वगैरह है, कैरेज क्लियरिंग आपके सारा है, ऑक्ट्रा आ रहा है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है, अनलोडिंग खर्चे, और जो बाद में है सेलिंग एक्सपेंस, गोडाउन रेंट, गोडाउन की इंश्योरेंस, आपके पास कमीशन वगैरह, ये खर्चे कुछ भी नहीं आएंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है बेटा, बता नहीं रहा कि कंसाइनी के खर्चे रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है, मतलब डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, आपने हमेशा इनडायरेक्ट मानना। अगर क्वेश्चन बता नहीं रहा, सिंपली लिख देता है कंसाइनिंग एक्सपेंसेस, और बता नहीं रहा कौन से है, तो हम क्या मानते हैं, अपने पास इनडायरेक्ट मानते हैं, और उसे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर नहीं ये। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा अबाउट दी क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती है हमारे पास इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो टॉपिक कमिंग अप इज गुड्स कंसाइंड एट अबव कॉस्ट बेटा। तो एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके पास आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है जो हम समझने जा रहे हैं। हम सीख चुके हैं अपने पास और दी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कंसाइनमेंट, कैसे बनाया जाता है, कमीशन कितने प्रकार की होती है, और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे निकाला जाता है।
ना हमारा अगला टॉपिक आ रहा है कि गुड्स को कंसाइन करा जा रहा है एट अबव कॉस्ट। ना इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को जो गुड्स भेज रहा है वो कॉस्ट से ज्यादा प्राइस पे उसे भेज रहा है। ऐसा क्यों सर? अब मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करिए। हमने अपना एग्जाम्पल लिया था सलमान और विराट वाला। मैं आगे जाके कॉन्सेप्ट का जब एक क्वेश्चन भी कराऊंगा तो वहां पे वही लूंगा। तो आप एक बार के लिए बेटा समझने की कोशिश करिए। सलमान विराट को जो बॉक्स भेज रहा था वो 500 रुपए का भेज रहा था और विराट आगे उसे सेल कर रहा है 800 रुपए में। ठीक है बेटा। अब यहां पर विराट को जो कमीशन मिलनी है वो तो 800 रुपए के ऊपर 5% मिलनी है पर बॉक्स की अगर बात करूं तो वो कितनी बनी? 800 इंटू 5% 40 रुपीज। 800 इंटू 5% 40 रुपीज। नौ विराट को ये चीज दिख रही है कि परफॉर्मा इनवॉइस पे जो गुड्स की कॉस्ट लिखी आ रही है वो 500 लिखी आ रही है और उसे कहा जा रहा है कि तुम इसे 800 में बेचो और उसके अंदर उसे मिलेगी कमीशन 40 रुपीज की। खर्चे वगैरह को छोड़ देते हैं। वो कहेगा कि कंसाइनर को इनडायरेक्टली टोटल 300 का प्रॉफिट है, 300 में से 40 वो मेरे को कमीशन देना, बचा 260 रुपए और बाकी और खर्चे कर रहा है। जो भेजने का खर्चा लगा, आपके सेलिंग एक्सपेंसेस, कैरेज क्लियरिंग, बाकी और भी खर्चे लग रहे हैं। चलो, पर उसे ये पता चल गया यार कंसाइनर इतना कमा रहा और मेरे को सिर्फ मात्र दे रहा है कितने रुपए? 40 रुपए बॉक्स के दे रहा। मैं ऐसा क्यों ना करूं, मैं खुद ही मार्केट से बॉक्सेस खरीद के बेच देता हूं। मैं खुद ही ये काम शुरू कर लेता हूं ना। सारा काम तो मैं ही कर रहा हूं, सारा काम मैं ही कर रहा हूं। तो कंसाइनी क्या सोच सकता है? वो सोचेगा मैं कंसाइनी वाला काम ही नहीं करता, मैं खुद अपने नाम से खरीद के बेचना शुरू कर देता हूं। तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट आया कि कंसाइनर नहीं चाहता कि कंसाइनी को गुड्स की रियल कॉस्ट पता चल सके और उसे कंसाइनर का रियल प्रॉफिट पता चल सके, जिसकी वजह से वो क्या करने जा रहा है, कंसाइनर थोड़ा सा हेर फेर करने जा रहा है सिर्फ दिखाने के लिए। सिर्फ दिखाने के लिए अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे फाइनल आंसर बेटा बिल्कुल सेम आएगा, सो डोंट वरी। सिर्फ एक दिखाने के लिए परफॉर्मा इनवॉइस पे जो वो गुड्स की वैल्यू दिखाएगा वो ज्यादा दिखा देगा, वो ज्यादा दिखा देगा, जिससे क्या होगा, कभी भी कंसाइनी को कंसाइनर का रियल प्रॉफिट नहीं पता चल पाएगा। कंसाइनी को कभी भी रियल प्रॉफिट नहीं पता चल पाएगा। तो उससे रिलेटेड मैं अभी आपके पास जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहा हूँ और एग्जांपल से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, गुड्स इनवॉइस अबव कॉस्ट। If consigner does not want to reveal the real cost of the goods consigned to consignee, he may prepare the performa invoice at a value higher than the cost. अगर वो नहीं चाहता कि उसको रियल कॉस्ट पता चल सके, मतलब रियल प्रॉफिट पता चल सके, तो वो गुड्स को भेजता है ज्यादा प्राइस पे। गुड्स को भेजता है ज्यादा प्राइस पे। अगर गुड्स भेजे जाते हैं अबव कॉस्ट पे, तो जो गुड्स भेजेगा दैट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एज वेल एज जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किस पे दिखेगा? इनवॉइस प्राइस पे दिखता है। मतलब जिस प्राइस पे वो भेजा जा रहा है उस प्राइस पे वो बेटा दिखाया जाता है। तो अगर 100 रुपए की चीज है और उसे अगर 120 में भेजा जा रहा है कॉस्ट 100 की, पर उसे भेजा 120 में जा रहा है, तो अभी तक आप 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो लिखते थे 100 लिखते थे। अब हम कितना लिखेंगे बेटा? अब हम अपने पास लिखेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, अभी कर भी लेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ पे आ रहा होगा 120। अगर 100 की चीज को 120 में भेजा जा रहा है, पर मैं अगर आपसे पूछूं, ये तो बेटा वैल्यू परफॉर्मा इनवॉइस से आ गई। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं और ये अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर बना रहा है, उसे तो ये बात पता है ना कि गुड्स की कॉस्ट 100 है। वो तो सिर्फ कंसाइनी को नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि गुड्स की सही कॉस्ट 100 है। वो उसे 100 की चीज को 120 में भेज रहा है, तो हमने यहाँ 120 दिखा दिया। पर ये अकाउंट कंसाइनर बना रहा है, ये अकाउंट कंसाइनर बना रहा है। तो उस केस के अंदर वो तो इसको सही कॉस्ट पे लेके आएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो उसका जेन्युइन उसे चाहिए ना कि पूरे का पूरा कितना बनता है बेटा। तो इस केस के अंदर वो क्या कर देगा, इधर 20 रुपीज को रिवर्स कर देगा और एंट्री वही डाल रहा है। यहां लिखा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पे, जो एक्स्ट्रा करके कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके है, और इधर बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट करके लोडिंग बोल देते हैं। लोडिंग का मतलब बेटा पता क्या है? जितना हमने कॉस्ट से ज्यादा में दिया हमने उसे रिवर्स कर दिया। इट इज एज गुड एज कि आप इधर 100 ही लिख दीजिए। मैंने क्या बोला? इट इज एज गुड एज कि आप इधर 100 ही लिख देते हैं तो भी आंसर वही आएगा। मतलब आंसर आपका सेम आना है कि अगर आप कॉस्ट पे ही दिखा देंगे, बट क्योंकि 2 गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वैल्यू परफॉर्मा इनवॉइस से आती है, तो वो लोडेड प्राइस पे है, वो एक्स्ट्रा प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे है, तो इसलिए हम ज्यादा लिखते हैं और जितना उसके अंदर प्रॉफिट है वो उल्टी साइड में लिख देते हैं। पर अगर आप 100 भी लिख देंगे आंसर तो वही आएगा। क्या मेरी बात समझ आई वाली? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर अपने पास कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि कंसाइनर नहीं चाहता कि कंसाइनी को सही कॉस्ट पता चल सके ताकि वो सही प्रॉफिट डिटरमिन कर सके, तो हम गुड्स को एक एक्स्ट्रा प्राइस पे दे रहे हैं।
अब परफॉर्मा इनवॉइस में जो वैल्यू जा रही है वो ज्यादा जा रही है, तो यहाँ पे टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की वैल्यू ज्यादा आ गई, पर कंसाइनमेंट अकाउंट तो कंसाइनर ही बना रहा है, तो वो जितना वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसको अपोजिट साइड पे लिख देते, ताकि नेट में तो बुक कॉस्ट ही हो रहा है, तो प्रॉफिट वही निकल के आएगा, प्रॉफिट वही निकल के आएगा। सिमिलर तरीके से जो अंत में क्लोजिंग स्टॉक आएगा बेटा, जो अंत में क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो भी तो इनवॉइस प्राइस पे हो जाएगा, फिर वो भी तो एक्स्ट्रा प्राइस पे है, वो भी तो एक्स्ट्रा प्राइस पे है, तो ऑब्वियसली मैं तो पर यूनिट की बात करी, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 120 है, ये इनवॉइस प्राइस पे दिख रहा है, अब मैं खर्चे वगैरह को लेके यहाँ बात नहीं कर रहा, तो इसके अंदर जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसे हम यहाँ पे रिवर्स कर देते और उसकी एंट्री बनती है टू स्टॉक रिजर्व, इसे क्या बोलते हैं, टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग एलिमेंट विच इज 20 रुपीज, विच इज 20 रुपीज। तो मतलब कि स्टॉक भी सही कॉस्ट पे ही दिखेगा, इट इज एज गुड एज कि आप उसको 100 पे ही दिखा रहे हो, इट इज एज गुड एज कि आप उसे 100 पे ही दिखा रहे हो बेटा, पर हमारा दिखाने का तरीका क्या है कि पहले उसे ज्यादा प्राइस पे दिखाया क्योंकि गुड्स को भेजा ज्यादा वैल्यू पे था, और जितना प्रॉफिट एलिमेंट है उसकी हमारी एंट्री बन गई कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व, दिस इज, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, लोडिंग। ये लोडिंग का मतलब क्या है, द प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड इन द, जो आपके पास दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये प्रॉफिट एलिमेंट है जिसको हम अपोजिट साइड पे डाल के रिवर्स कर देते, तो इसे नाम देते स्टॉक रिजर्व, ताकि जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो वहां पे तो वो वही दिखेगा, स्टॉक की जो वैल्यू 120 माइनस स्टॉक रिजर्व 20, तो नेट में 100 ही आया, नेट में 100 ही आया, तो ये आपके पास चीज आ रही है। और तभी आपके ऊपर देखेंगे जो एंट्रीज भी बेटा यही है हमारे पास, जब गुड्स भेजे जाते हैं कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पे तो एंट्री के बनी कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड ऑन, मैं सिर्फ उतना ही हिस्सा ले रहा हूं जो मैं नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, क्योंकि बाकी चीजें तो हम पहले ही सीख चुके, खर्चे वगैरह से रिलेटेड, कमीशन से रिलेटेड। इसकी लोडिंग को रिवर्स कर दिया तो एंट्री ऑपोजिट डल गई, ऊपर वाली इनवॉइस प्राइस से नीचे वाली लोडिंग से डल के नेट में कॉस्ट की बुक हुई। सिमिलर तरीके से जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो कंसाइनमेंट स्टॉक टू कंसाइनमेंट आ गया, जैसे मैंने नीचे दिखाया, और रिमूवल ऑफ लोडिंग के लिए तो कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व। तो अगर आप देखेंगे ये एंट्रीज की बजाय आप सीधा जो मैंने टेम्पलेट बनाया है आपके पास फॉर्मेट अकाउंट का, कि उतनी ही चीजों को दिखाया जितने की जरूरत है हमारे पास, खर्चे कमीशन सेल्स उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं गुड्स को ज्यादा प्राइस पे भेजा है, गुड्स को ज्यादा प्राइस पे भेजा है। तो चलते हैं जी हम अपने पास उसे एग्जाम्पल पे एक बार के लिए, और समझते हैं कि आपके पास आंसर भी सेम आएगा पर दिखाने का तरीका अलग होगा। इन एग्जाम्पल 1 मान लीजिए कि गुड्स जो भेजे थे सलमान ने विराट को वो इनवॉइस प्राइस पे भेजे थे, जो कि था कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट थी वो 500 थी, तो आपका एग्जाम्पल 1 में कॉस्ट जो थी 500 थी, वो 500 में 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऐड करके मतलब 500 का 20%, तो 500 का 20% बना बेटा 100 रुपए, तो प्लस 500, तो हमने 600 रुपए में भेजा है गुड्स को, 600 रुपए में भेजा, 500 की चीज को 600 में भेजा गया इनवॉइस प्राइस पे, एंड साथ के साथ ओनली 3/4 ऑफ द गुड्स ही बिके, तो जो हमने क्लोजिंग स्टॉक वाले में सीखा था वो वाला चीज भी साथ में आ गई, भाई 3/4 ही बिके तो 1/4 बचे, तो उस केस के अंदर हाउ वी विल प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, तो हम अपने पास बनाने जा रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, तो लेट अस स्टार्ट मेकिंग द सेम। एग्जाम्पल नंबर 1 अब तो हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो आप उसके ऑब्वियसली फैक्ट्स को एक बार के लिए जाके दोबारा देख लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है जी, हमने उतनी चीज़ों को कंसिडर करना है, साथ में बस मैंने 2 चीज़ें और ऐड ऑन करी, एक गुड्स को विद प्रॉफिट भेजा जा रहा है और एक आपके पास 3/4 गुड्स बिके हैं, ठीक है ना, तो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मैंने कंसाइनमेंट पूरा वर्ड नहीं लिखा, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आपके पास शॉर्ट में लिख दिया, वही 600 इंटू कितने बॉक्सेस थे बेटा, 1000 बॉक्सेस थे, तो कितनी वैल्यू आ गई, 1000 बॉक्सेस इंटू 600, तो ये 6 लाख आ गया। क्या आगे की चीजें डालना शुरू कर देंगे, नहीं बेटा नहीं, रुक जाएंगे यहाँ पर, और जितना इस 6 लाख के अंदर प्रॉफिट एलिमेंट जुड़ा है उसे ऑपोजिट साइड पे रिवर्स कर देंगे और यहाँ लिखेंगे बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसे हम बोलते हैं लोडिंग, रिवर्स कर देना ताकि उसकी नेट कॉस्ट ही बुक हो यहाँ पे। तो कितने बॉक्सेस है टोटल, 1000, और पर बॉक्स कितना है बेटा, 100 रुपीज, ये 100 कहां से आया सर, 500 की कॉस्ट वाले को 600 में दे रहे हो ना, तो नेट में या तो 500 ही दिखा दो, पहले भी वही दिखाया था 5 लाख, हम यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन वाइज दिखा रहे हैं कि इधर 600 दिखाओ और उधर 100 दिखाओ,
आपके पास हमेशा सॉल्यूशन करते हुए हम हमेशा ऐसे ही दिखाते, क्यों? क्योंकि गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की जो वैल्यू है वो प्रोफॉर्मा इनवॉइस से आ रही है और वहां पे क्या लिखा है 6 लाख की वैल्यू है गुड्स की, इसलिए। पर कंसाइनर को तो ये पता है कि इनकी रियल कॉस्ट 500 थी, तो वो तो ऑटोमेटिकली रिवर्स कर देगा साथ के साथ। तो कितना आ गया यहाँ पे 1 लाख, ठीक है जी। देन जो खर्चा कंसाइनर ने पे करा सो टू बैंक, अकाउंट एक्सपेंसेस का, रेलवे फ्रेट और पैकेजिंग का कितना था बेटा 3000। फिर टू विराट अकाउंट एक्सपेंसेस का, मैं एक एक करके अब नहीं लिख रहा यहाँ पे, हम पहले बार काफी बार लिख चुके हैं। कितने खर्चे थे जी 500 का कैरेज क्लियरिंग, 3500 गोडाउन रेंट, 1000 सेलिंग एक्सपेंसेस, टोटल बना 5000। फिर बाय विराट सेल्स, कितने बॉक्सेस बेचे 3 4 मतलब 750 इनटू कितने बेचा जी 800 में बॉक्स को बेचा था 6 लाख। बेटा जरूरी नहीं होता कि जो सेलिंग प्राइस एक्चुअल है उसी पे गुड्स को भेजा जाए, ऐसे हो भी सकता है। देखो वो हम जब इनिशियली भेजे थे तो हम 600 के बजाय हम 800 पे भी दे देते, तो वो 8 लाख इधर आता, अपोजिट साइड पे 3 लाख आ जाता। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि हम एग्जैक्टली हमेशा एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे भेजे जा रहे हैं। वो जैसे क्वेश्चन है कभी 500 में 20% ऐड करके तो मैंने उतना दिखा दिया। मकसद यह कि उसको सही बिल्कुल चीज ना पता चले, तो सही उसे प्रॉफिट मिले, पर हम तो अपना प्रॉफिट तो सही निकालेंगे, तो कंसाइनी को ना पता चले, इसलिए कॉन्सेप्ट बनाए ये वाला। बट अल्टीमेटली आंसर में तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। आप अगर 800 में भेजा होता उसको और कहा होता तो 800 में बेच, तो वो तो कभी ये जान ही नहीं पाएगा कि मेरे को कभी प्रॉफिट भी हो रहा है। वो सोचेगा इसको तो लॉस ही होता है, ये 800 की भेजता है जी, मेरे को भी कहता है 800 में बेचो। तो इसलिए मेन चीज आ रही है। पर जरूरी नहीं है कि वो 800 ही बोले, 500 से क्वेश्चन हमेशा ज्यादा बोल देगा, लेट से हो सकता है 800 ही बोल देता, पर उससे फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि इधर फिर 8 लाख आता, दूसरी साइड 3 लाख आ जाता, क्योंकि लोडिंग फिर 3 लाख हो जाती, ठीक है ना। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन में वैल्यू बोलेगा जितने भेजा हम उतना दिखा देंगे। फिर इधर आया टू विराट कमीशन, अब कमीशन कितनी थी बेटा 6 लाख का 5%, विच वॉज 30,000। 6 लाख का 5%, क्योंकि सेल 6 लाख की हुई है बेटा, सेल 6 लाख की है, तो 6 लाख का 5%, चाहे आप अपने पास लिख लीजिए यहाँ पे। फिर आया बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, इसका हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्किंग नोट एक तरीके से अपने पास बनाना ही पड़ रहा है। हमें ये जानना पड़ेगा कि इसकी आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, इसकी क्या वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है ना। तो हम अपने पास इससे रिलेटेड क्या बना लेते बेटा, वर्किंग नोट बना लेते। तो वर्किंग नोट आपका उसके नीचे ही बन जाएगा, और फाइंडिंग आउट द क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास यूनिट्स है, यूनिट्स का मतलब यहाँ बॉक्सेस है और अमाउंट है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने बॉक्सेस है टोटल 1000, और वो कितनी वैल्यू भेजे थे 6 लाख में, 600 पे भेजा था ना एक। प्लस हमने सीखा था कंसाइनर के खर्चे आ जाते हैं सारे, विच इज हाउ मच, कितने थे जी 3000, प्लस कंसाइनी के कौन से सिर्फ नॉन रेकरिंग, और नॉन रेकरिंग में कौन सा कैरेज एंड क्लियरिंग, विच वॉज हाउ मच 500। तो 1000 बॉक्सेस की वैल्यू बन गई 603,500। तो स्टॉक की कितनी वैल्यू बची, स्टॉक में बचे कितने हैं जी 250, 1/4। तो 603,500 अगर आपके पास बेटा 1000 की है, तो 250 की कितनी हुई, 150875, 150875।
875 आपकी क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट निकल के आ गई। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट हमारी यहाँ पे दिख जाएगी 150875। मेरा अगला सवाल, क्या ये कॉस्ट पे दिख रहा है कि ये इनवॉइस प्राइस पे है? सर ये ना इनवॉइस प्राइस पे ही है, क्योंकि आपने ना जब वर्किंग नोट बनाया तो आपने यहाँ पे क्या लिया, 6 लाख लिया, आपने 5 लाख नहीं लिया। यही बेटा आपके पास दिखाने का तरीका है। पर मैंने क्या बोला, साथ के साथ हम क्या करेंगे, अपने पास साथ के साथ इधर लिख देते हैं टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व। और ये स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या है, कितना प्रॉफिट एलिमेंट आपका जुड़ा हुआ है इस कंसाइनमेंट स्टॉक में, कितना प्रॉफिट का आपके पास अमाउंट इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो अब ये निकालने का तरीका है अलग अलग। आसान तरीका की बात करूंगा और एक लंबे तरीके से बात कर लेता हूं। मान लीजिए कि अगर आपने यहीं पे कॉलम बनाया होता, ये तो बेटा इनवॉइस वैल्यू का था, इनवॉइस प्राइस, और अगर यहीं पे आप बनाते कॉस्ट का कॉलम, तो आपके पास अमाउंट कैसे निकल रही होती। यहां पे आप क्या लिखते, 5 लाख, 3500, तो यह आता 503500। तो कॉस्ट कितनी है अल्टीमेटली, वो है 503500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 250। तो ये कितना बना, 125875। तो दिखना इतने में चाहिए था, दिख रहा है 150 में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, ये दोनों का डिफरेंस हुआ जी 25,000 का। ये दोनों का डिफरेंस हुआ 25,000 का। बेटा खर्चों के एलिमेंट में तो कभी प्रॉफिट एलिमेंट की बात ही नहीं आएगी। प्रॉफिट एलिमेंट की बात तो सिर्फ इसी में है ना कि इसको ज्यादा में भेजा हुआ है। खर्चे तो एक्चुअल वैल्यू पे ही है, एक्चुअल अमाउंट पे ही है, जो खर्चों का प्रोपोर्शन ऐड हो रहा है। तो ये आपके पास 25,000 है, इसे रिवर्स करना है। इसे करने का एक तो तरीका ये लंबे वाला अप्रोच, पूरा टेबल द्वारा बनाया, और दूसरा तरीका है आप पर यूनिट बॉक्स चल लीजिए ना। बेटा पर यूनिट 100 रुपये फालतू था, पर यूनिट 100 रुपये फालतू था। तो अगर मैं पर यूनिट ही चलूं तो टोटल कितने बॉक्सेस बचे हैं, 250। और पर यूनिट हमने कितना एक्सेस में भेजा था उसे दिखाने के लिए, 500 की चीज को कितने भेजा था, 600 में भेजा था। 500 की चीज को 600 में भेजा था, तो वो 100 रुपीज का प्रॉफिट एलिमेंट जुड़ा हुआ है इसके अंदर, 600 के अंदर। तो 100 रुपीज को हमने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना ऑपोजिट साइड पे लिख के। तो ये आपका कितना बन गया, 250 इंटू 100, 25,000। ठीक है ना। तो अगर 1 लाख की वैल्यू 1000 बॉक्सेस पे थी, तो भाई 250 पे कितनी बनी, और यही आपके पास है। यानी कि अगर मैं सिंपली बोलूं, आप खुद देख सकते हैं, अगर गुड्स को कॉस्ट पे भेजा होता तो भी यही आंसर आना था। ये इनवॉइस प्राइस पे भेजने से सिर्फ प्रेजेंटेशन में फर्क पड़ा है कि 6 लाख को पहले दिखाया, ऑपोजिट साइड पे 1 लाख लिखा, उधर क्लोजिंग स्टॉक 150875 लिखा, इधर 25,000 लिख दिया। आपका नेट प्रॉफिट बिल्कुल बेटा सेम आएगा जो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 में आया था, जब हमने क्लोजिंग स्टॉक का मैंने आपको सिखाया था। तो वो बिल्कुल सेम आएगा, उसमें 1 रुपए का भी फर्क नहीं आएगा। 1 लाख प्लस 6 लाख प्लस 150875 माइनस 6 लाख माइनस 3,000 माइनस 5,000 माइनस 30,000 एंड माइनस 25,000। तो क्या यही आंसर आया था 187875? जाके चेक करें और पता करें क्या एग्जाम्पल नंबर 4 में यही आया था। हाँ जी सर बिल्कुल यही आया था। बेटा आना ही वही है तो वही चीज ना, सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क आया, दिखाने के तरीके को। और क्यों, क्योंकि गुड्स को भेजा गया इनवॉइस प्राइस पे, कॉस्ट से ज्यादा में। तो कॉस्ट से जब ज्यादा में जा रहा है तो सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, जो टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट वो इनवॉइस प्राइस पे आया, ऑपोजिट साइड में जितना प्रॉफिट एलिमेंट है जिसे हम लोडिंग बोलते हैं, रिवर्स कर देना। सिमिलरली जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी अब क्योंकि इनवॉइस प्राइस में आ रहा है तो उसके ऑपोजिट लोडिंग रिवर्स कर देंगे, उसे बोल देते हैं टू स्टॉक रिजर्व। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब आपके पास यहाँ पे यही ट्रांजेक्शन लिखी थी, हम इसे बोल देते हैं रिमूवल ऑफ लोडिंग। द लोडिंग ऑन द गुड्स कंसाइंड एंड ऑन द क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिवर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। लोडिंग क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द इनवॉइस प्राइस एंड द कॉस्ट, दैट इज जितना प्रॉफिट एलिमेंट ऐड किया हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके बाद ऑन द नेक्स्ट पेज आपके पास कुछ मैंने डिफरेंट केसेस लिए बेटा। ये ऐसे 4 केसेस है जो आपके ना एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे जब बोला था तो मैंने बोला था 500 की बॉक्स जा रहा है और उसे जो भेजा जा रहा है 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लिया था। ऐसा भी हो सकता है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। कई बार आपके पास इसमें प्रॉब्लम ना आए तो इसके लिए मैंने 4 एग्जांपल बनाए हैं, अलग अलग केसेस आपको समझाने के लिए कि भाई
इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना आए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए इस चीज को लेके वर्डिंग्स को पढ़ना बड़ा जरूरी है। हमें ये पता है कि हमने अपने पास एक चीज तो हमें पता है बेटा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, ये तो हमें पता है। और हम क्या बोलते हैं कि आप अपने जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे वहां पे क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पर, इधर लोडिंग रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ अलग अलग केसेस है। पहला केस सबसे आसान, कॉस्ट है बेटा 60,000 की और प्रॉफिट दिया 20% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट ही दिया है और गिवन भी कॉस्ट ही है, तो क्या आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बेटा आपका प्रॉफिट जो बनेगा वो बना 60,000 का 20%, वो बना 12,000, वो बना 12,000 आपके पास, ठीक है ना। 60,000 का 20, तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा, इनवॉइस प्राइस होगा 60,000 प्लस 12,000, 72,000। तो बेटा जो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा ना, वहां आ रहा होगा टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 72,000, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 72,000 और बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 12,000, ताकि कॉस्ट बुक हो गई 60,000। ये आपका बड़ा आसान केस हुआ। अगले वाले में देखते क्या फर्क आ रहा है, कॉस्ट 60,000 है, प्रॉफिट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस है, अब ऑन कॉस्ट नहीं है। अब आपके पास मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर आपकी परसेंटेज उसी वैल्यू पे दी है जो वैल्यू गिवन है, फिर तो आप परसेंटेज डायरेक्ट निकाल देते हैं। पर अगर आपकी परसेंटेज दूसरी चीज पे जो दी नहीं है, तो आप अपने पास नॉर्मल तरीके से मान लीजिए 100। तो अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए कि इनवॉइस प्राइस 100 है, मान लेते हैं 100 है लेट से, तो मेरा प्रॉफिट कितना है बेटा, यानी कि 100 का 20%, इनवॉइस प्राइस का 20 हो गया, तो मेरी बेटा कॉस्ट कितनी हुई, 120 होगी कि 80 होगी? इनवॉइस प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करोगे ना, तो माइनस करके आपकी कॉस्ट आएगी 80। अब आपका यूनिटरी मेथड लग गया। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है आपको, अगर इनवॉइस प्राइस आपके पास जो है, अगर कॉस्ट आपके पास 80 है तो इनवॉइस प्राइस 100 है, ये हमने करा। तो अगर कॉस्ट 60,000 है तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया, 100/80 तो 60,000, तो 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, 75,000, 75,000। आज चेक कर सकते हैं, 75,000 का 20% करना था, विच इज 15,000, और 75 में से 15 गया तो आ गया ना 60,000। आप बाद में चेक कर लीजिए एक बार, 75,000 का प्रॉफिट बोले ना, 20% 15,000 बना और वो माइनस करके कॉस्ट आ गई। इसे करने के और भी तरीके हैं, आप एक्स लेके कर लीजिए, मैंने 100 लेके करा दिया, आप बोल दीजिए इनवॉइस प्राइस इज एक्स, तो प्रॉफिट कितना हो गया 0.2x, इक्वेशन में आ दीजिए 60,000 प्लस 0.2x इक्वल टू एक्स, एक्स निकल के आ जाएगा, ऐसे कर लीजिए। कई बच्चे रट्टा मारने की बात करते, प्रॉफिट सर 20% ऑफ कॉस्ट है, 20% मतलब हो गया 1/5, तो पहले केस में आपने वही किया, 1/5 किया तो आ गया सीधा, आपने 1/5 किया, 60,000 का 1/5 आ गया। अगले केस में ऑन इनवॉइस प्राइस है, तो अगर ऑन इनवॉइस प्राइस आपके पास 1/5 है, तो हम ऑन कॉस्ट के लिए, कई बार बच्चे रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, वो एक कम हो जाता है, इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट पे आओगे तो कम हो जाएगा, कॉस्ट से इनवॉइस प्राइस पे जाओगे ज्यादा हो जाएगा, तो वो आज के पास सीधा 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस है तो 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाता है। वो आपके पास बना उसी से 100 वाली अप्रोच से बना बेटा, कि अगर 20% ऑन 100 है तो वो 20% है 1/5, तो 20 ऑन 80 कितना है, दैट इज 1/4 है वो, तो ऑन कॉस्ट 1/4 हुआ, तो 60,000 का 1/4 करेंगे 15,000 आ जाएगा। बट उसे अप्रोच को फॉलो मत करे, वो 1/5 1/4 वहां पे गलती होने का चांस होता है, आगे जाना पीछे जाना, और वो 2/5 वगैरह में काम नहीं आती, वो 1/5 में काम आती है, ठीक है ना, वहां पर आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पास जो, बस बात मेरी ध्यान सुनेंगे, अगर आपकी परसेंटेज डायरेक्ट दी है तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए उस वैल्यू पे, अगर नहीं दी तो आप 100 लेके कर लीजिए या आप एक्स लेके कर लीजिए। अगला आपके पास केस है, इनवॉइस प्राइस अगर 60,000 है और प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है। अब यहाँ पे अगेन गलत बात आ गई, गलत का मतलब क्या हुआ, दी इनवॉइस प्राइस है और प्रॉफिट कॉस्ट पे है, तो अगर कॉस्ट मेरी अब 100 है, क्योंकि दी तो इनवॉइस प्राइस और प्रॉफिट दिया ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट कितना है
प्रॉफिट है इसका 20% ऑन कॉस्ट का, तो 100 का 20% हो गया 20। अब मेरी इनवॉइस प्राइस कितनी हुई बेटा 120, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, या इनवॉइस प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट, यही तो बात है, प्रिंसिपल चेंज होना हो जाएगा। अब अगेन यूनिटरी मेथड लगा दिया। यूनिटरी मेथड क्या लगा आपके पास हमें इनवॉइस प्राइस दिए, तो अगर इनवॉइस प्राइस 120 है तो कॉस्ट 100 है, और अगर यही इनवॉइस प्राइस मेरी 60,000 है तो कॉस्ट कितनी होगी बाय 120 इंटू 60,000, तो ये 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, 50,000 आ गया बेटा। तो कॉस्ट 50,000 है आपकी गुड्स की, इनवॉइस प्राइस 60,000 है, तो आपका चेक हो गया। प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, तो 50,000 का 20% करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, जो लोडिंग एलिमेंट हो गया। तो इनवॉइस प्राइस कितनी लिखोगे 60, इधर लोडिंग लिखोगे 10, ताकि रियल कॉस्ट 50 बुक हो जाए। हम तो ये जान रहे हैं कि भाई कैसे पता करना है, कैसे निकालना है, ठीक है ना, तो वो चीज़ आपके पास आ गई तो वो क्या आपने एक्स लेके करना था, एक्स लेके कर लेते बेटा, वो भी हो जाता। या जैसे मैंने एक और बोल रहा था 1/5 ऑन कॉस्ट है, तो 1/6 ऑन इनवॉइस प्राइस हो जाएगा, वो भी एक तरीका रहता है, बट आई जनरली डोंट रिकमेंड, जैसे मैंने आपको कहा था। और लास्ट केस है कि इनवॉइस प्राइस अगर आपके पास 60,000 है और प्रॉफिट अब इनवॉइस प्राइस पे दिया, तो मैंने चारों केस ले लिए, कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट या कॉस्ट पे होगा या इनवॉइस प्राइस पे होगा, इनवॉइस प्राइस गिवन है, प्रॉफिट कॉस्ट पे होगा या इनवॉइस प्राइस, यही चार आप केस आपके पास बन सकते हैं, इसके अलावा कोई और केस बेटा कहीं नहीं बनता। इस चैप्टर में भी काम आएगा ये चीज, और आपके पास आगे भी बहुत ऐसी जगहें होती है जहां पे आपके पास इस चीज का काम कॉन्सेप्ट या काम आता है, तो बस आपके पास अगर ये चार केस समझ आएंगे दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके पास प्रॉफिट जो इनवॉइस प्राइस पे है, तो प्रॉफिट सीधा ही आ गया ना बेटा, क्योंकि इनवॉइस प्राइस तो गिवन है 60,000 का 20% विच इज 12,000, अब 100 लेने की जरूरत क्या है, और कॉस्ट कितनी आ गई 60 माइनस 12, क्योंकि इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट पे जा रहे हो तो कितना बना 48,000, कितना बन गया 48,000। अब देखेंगे आंसर भी सब में वेरी तो करेगा ही, क्योंकि चीज ही अलग अलग है, पहले दो में कॉस्ट दी थी, इनवॉइस प्राइस तक पहुंचा वो ज्यादा जानी थी, कॉस्ट से ज्यादा जानने के लिए, अगले में इनवॉइस प्राइस दी थी तो कॉस्ट में जाना था, वो कम आनी थी, और प्रॉफिट रेट अलग अलग है हर में, ऑन कॉस्ट ऑन इनवॉइस प्राइस, तो वैल्यू एक ली, परसेंटेज एक ली, बट आपके पास अलग अलग चीजों पे ली, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। तो ये चार केसेस आपके पास बनते हैं समझने के लिए, और हमने मेन कॉन्सेप्ट को क्या समझा, मेन कॉन्सेप्ट बेटा आपका बस इतना सा ही है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस जल जाती है सिंपली टू से, जो आपके पास का टू गुड सेंटर में, और उसके अंदर जितना प्रॉफिट एलिमेंट ऑपोजिट साइड पे रिवर्स हो जाता है, लोडिंग जिसे बोलते हैं। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक एक बार के लिए इनवॉइस प्राइस पे आ गया, और उसके अंदर जितनी लोडिंग है वो इस साइड पे रिवर्स हो जाती है, जिसे करने के आपके पास अलग अलग तरीका मैंने समझा दिया था, पर यूनिट चलेंगे सबसे आसान रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा था कि जब गुड्स को भेजा जा रहा है अबव कॉस्ट, और रियल मकसद क्या है कि ताकि कंसाइनी को रियल कॉस्ट यानी कि रियल प्रॉफिट कभी पता ना चल सके, इसके लिए आपके पास इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है।